नमस्कार। तो चलिए आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उथल-पुथल भरे दौर में चलते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजपूत राजवंश कैसे उभरे, उनके शौर्य की कहानियां क्या थीं और फिर देखेंगे कि कैसे शुरुआती अरब हमलों ने इस पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजपूत राजवंशों का उदय कैसे हुआ। फिर हम एक एक करके गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल और चाहमान जैसे बड़े वंशों को समझेंगे। इसके बाद परमार, चंदेल और दूसरे जो जरूरी वंश थे उनकी विरासत पर नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां भारत पर अरब आक्रमण हुए, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, ये वो वक्त था जब इंडिया का पॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा था। एक एक करके कई पावरफुल राजपूत राज्य सामने आ रहे थे, और यही वो राज्य थे जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक इस जमीन के इतिहास को अपनी कहानी दी। अच्छा, तो इन सभी राजपूत राज्यों में जो सबसे पहले और सबसे अहम माने जाते हैं वो थे गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली और जो शुरुआती हमले हो रहे थे उनके खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे। तो इस वंश की नींव रखी थी नागभट्ट प्रथम ने। जैसा कि यहां लिखा है, वो इसके फाउंडर थे। उनके बाद आए नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने तो दक्षिण के पावरफुल राष्ट्रकूटों को भी हराया, जिससे उनकी मिलिट्री पावर का पता चलता है। लेकिन इस वंश के जो असली सितारा थे वो थे मिहिर भोज। इनके टाइम में यह साम्राज्य अपने पीक पर, मतलब बुलंदी पर पहुंच गया था। अब यहां हम इस वंश के कल्चरल इम्पैक्ट को देख सकते हैं। मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया, और कन्नौज उस समय नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित शहर था। वो विष्णु के भक्त थे, इसलिए उन्होंने आदि वराह का टाइटल भी लिया। इससे उनका धार्मिक झुकाव साफ पता चलता है। सिर्फ यही नहीं, आर्ट और लिटरेचर को भी खूब बढ़ावा मिला। देखिए, मशहूर कवि राजशेखर भी तो इनके दरबार में थे। और हां, एक बहुत बड़ी बात, इसी दौर में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। वही दिल्ली जो आगे चलकर भारत की राजधानी बनी। अच्छा, तो जब गुर्जर प्रतिहारों का दौर खत्म होने लगा तो नॉर्थ इंडिया में पावर एक जगह नहीं रही, वो बिखर गई। और इसी खालीपन को भरने के लिए दो नए राजवंश सामने आए। एक थे वाराणसी के गढ़वाल और दूसरे थे अजमेर के चाहमान। तो गढ़वालों ने अपनी राजधानी बनाया पवित्र शहर वाराणसी को। इनके सबसे पावरफुल राजा थे गोविंद चंद्र। उनके टाइम में आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा मिला। उनकी रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार भी बनवाया था। लेकिन इस वंश का अंत काफी दुखद रहा। इनके आखिरी शासक जयचंद को 1194 में चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। चलिए अब उस राजवंश की बात करते हैं जिनका नाम सुनते ही इंडियन हिस्ट्री में वीरता और शौर्य की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं चाहमान वंश की, जिन्हें हम और आप चौहान के नाम से जानते हैं। चौहान सिर्फ जंग ही नहीं लड़ते थे, बल्कि उन्होंने कला और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। जैसे उनके सबसे मशहूर राजा पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा जो आज तक फेमस है। और उनसे भी पहले विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज बनवाया था। हाँ, वही जगह जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जो उस दौर में हो रहे कल्चरल बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। अब ये स्लाइड चौहानों की किस्मत के उतार चढ़ावों को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1191 तराइन की पहली लड़ाई। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को शानदार तरीके से हराया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी मैदान पर सब कुछ बदल गया। पासा पूरी तरह पलट चुका था। इस बार गोरी जीता और पृथ्वीराज हार गए। और इस एक हार ने सिर्फ चौहान वंश का अंत नहीं किया, इसने पूरे उत्तर भारत के इतिहास का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब नॉर्थ इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, ठीक उसी समय सेंट्रल इंडिया में भी 2 और पावरफुल राजवंश अपनी जगह बना रहे थे। ये थे मालवा के परमार और
जेजाग भुक्ति के चंदेल। परमार वंश का नाम जब भी आता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है राजा भोज। वो एक आदर्श स्कॉलर किंग थे, मतलब एक विद्वान राजा। उन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना दिया था। उन्होंने सिर्फ भोपाल के पास भोजपुर झीली नहीं बनवाई, बल्कि वो खुद मेडिसिन, मैथ्स और ग्रामर जैसे विषयों के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। साथ ही एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया। राजा भोज के दरबार में पद्मगुप्त और धनंजय जैसे बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिससे पता चलता है कि वो कला को कितना पसंद करते थे। लेकिन ये जो सांस्कृतिक बुलंदी थी, ये हमेशा कायम नहीं रह सकी। आखिरकार दिल्ली सल्तनत की ताकत बढ़ रही थी और परमारों को उनके सामने झुकना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा पर कब्जा कर लिया। चलिए अब बात करते हैं चंदेल वंश की, एक ऐसा वंश जिनकी विरासत आज भी खजुराहो के शानदार मंदिरों की शक्ल में पत्थरों में जिंदा है। चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी खजुराहो को मंदिरों का एक खूबसूरत शहर बना दिया था। राजा यशोवर्मन ने एक बहुत बड़ा विष्णु मंदिर बनवाया और राजा धंग ने तो शायद सबसे मशहूर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये चंदेलों की पावर, उनकी दौलत और उनकी कला का जीता जागता सबूत थे। पर चंदेल सिर्फ बनाने वाले ही नहीं थे, वो बहुत बहादुर योद्धा भी थे। उनके एक राजा थे विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनी जैसे ताकतवर हमलावर का डटकर सामना किया और कामयाब भी रहे। लेकिन वक्त के साथ उनकी ताकत भी कम होती गई और आखिर में उनके आखिरी राजा परमर्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया, जिसके बाद कालिंजर पर भी कब्जा हो गया। तो हमने कुछ बड़ी बड़ी शक्तियों के बारे में तो जान लिया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। सवाल अब ये उठता है कि उस दौर में और कौन से अहम राजवंश थे जो इंडिया के अलग अलग कोनों में अपना असर छोड़ रहे थे। तो चलिए एक नजर डालते हैं गुजरात के सोलंकियों पर, सेंट्रल इंडिया के कलचुरियों पर और राजपूताना की शान मेवाड़ के सिसोदियों पर। तो एक तरफ हैं सोलंकी, जिनकी आर्किटेक्चर का कोई जवाब नहीं, जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर या गुजरात का शानदार मोढेरा सूर्य मंदिर। और वहीं दूसरी तरफ थे कलचुरी, जिन्होंने कला को बहुत संरक्षण दिया। आपको याद है कविराज शेखर? वो कुछ समय के लिए इनके दरबार में भी रहे थे। और अब मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश, ये नाम अपने आप में ही प्रतिरोध और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपनी राजधानी चित्तौड़ से इन्होंने पीढ़ियों तक हमलावरों का सामना किया। राणा कुंभा ने अपनी जीतों की याद में ये शानदार विजय स्तंभ बनवाया और आगे चलकर महान राणा सांगा ने खातोली की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को सीधी चुनौती दी। तो अब तक हमने देखा कि ये राजपूत राजवंश आपस में कैसे सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आती है। एक नई शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये था भारत पर पहला कामयाब अरब हमला। ये टाइमलाइन उसी निर्णायक पल को दिखाती है। साल था 712 AD। एक नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में अरब की फौजों ने सिंध को जीत लिया। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर का राज था और ये जीत इंडियन हिस्ट्री में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि इन हमलों का आखिर मकसद क्या था? जैसा कि हमें सोर्स मटेरियल से पता चलता है, इसके दो मुख्य कारण थे। एक, धन दौलत लूटना और दूसरा, इस्लाम का प्रचार करना। यही घटना और इसके खिलाफ राजपूत राजवंशों का प्रतिरोध, इसने आने वाली कई सदियों के लिए भारतीय इतिहास के संघर्ष और मिलन की कहानी का मंच तैयार कर दिया। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती